हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर का एक और नया टॉपिक एंड दैट इज़ सॉल्युबिलिटी। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी सॉल्यूशंस के एक और क्लासिफिकेशन की, जहां हमने देखा था कि आपने कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला है सॉल्यूशन में, उसके बेसिस पे हमने सॉल्यूशंस को डिवाइड किया था 3 कैटेगरीज में, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो चलिए फटाफट से आज के इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन सॉल्युबिलिटी के साथ। अब ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही बेसिक और इजी एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। ये वही वाला एग्जाम्पल है जो कि हमने अपने प्रीवियस सेशन में देखा था जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ रहे थे, वो क्लासरूम वाला एग्जाम्पल। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक क्लासरूम है जिसमें कि मैंने 30 बेंचेस लगा करके रखी हैं और हर एक बेंच पे केवल एक ही बच्चा बैठ सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़रा मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि मेरे क्लासरूम की कैपेसिटी कितनी हो सकती है, यानी कि मेरी क्लासरूम में मैक्सिमम कितने बच्चे बैठ सकते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे मुझे? आप मुझसे ये बोलोगे कि मैम आपने तो पहले ही बता दिया है हमको कि आपने 30 बेंचेस लगा के रखी हैं और हर बेंच पे केवल एक ही बच्चा बैठ सकता है, इसलिए आपकी क्लासरूम की कैपेसिटी हो गई कितनी? 30 स्टूडेंट्स को बिठाने की। लेकिन ये जो मैंने कैपेसिटी डिसाइड कर ली है ना मेरे क्लासरूम की, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकती। ये कौन डिसाइड कर सकता है? खुद स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं, खुद बच्चे ही कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने अभी तो आपको बताया है कि हर एक बेंच पे केवल एक ही बच्चा बैठ रहा है, लेकिन ज़रा अगर ये सोचो कि हमारे कुछ बच्चे कैसे हैं, गोलू पोलू से हैं, तो एक बेंच पे केवल एक ही बच्चा बैठ पाएगा। लेकिन अगर हमारे बच्चे कैसे हैं, थोड़े से दुबले पतले से हैं, तो एक बेंच पे 2 बच्चे भी तो बैठ सकते हैं ना। तो सपोज इनिशियली हमारे क्लासरूम में 30 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, लेकिन उनमें से 2 बच्चे ऐसे थे जिनकी हेल्थ थोड़ी सी कम थी, दुबले पतले से थे, तो उनकी ही बेंच पे जाकर के हर एक बेंच पे एक एक बच्चा और बैठ गया। यानी कि इनिशियली 30 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और जो कि 2 बच्चे थोड़े से दुबले पतले थे, 2 बच्चे और आकर के बैठ गए, तो क्लासरूम की कैपेसिटी कितनी हो गई? 32 स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पे क्लासरूम की कैपेसिटी नंबर ऑफ बेंचेस ने डिसाइड नहीं करी है, बच्चों ने खुद ने करी है। जो बेंचेस पे बैठे हैं ना बच्चे, उनने डिसाइड करी है, उनकी हेल्थ ने डिसाइड करी है कि इस क्लासरूम में और कितने बच्चे आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्लासरूम की कैपेसिटी जो है इंक्रीज हो गई बच्चों की हेल्थ के कारण। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो फिर हमारे लिए अब सॉल्युबिलिटी को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लगा है एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, कि वो 100 ग्राम सॉल्वेंट को या 100 ग्राम सॉल्वेंट में अच्छी तरीके से क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, सॉल्यूशन को एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। आई रिपीट, देखो क्लासरूम वाले एग्जांपल में क्या हुआ था कि 30 स्टूडेंट्स कैपेसिटी मैंने डिसाइड कर ली और मैंने बोला कि जैसे ही मेरे क्लासरूम में हर एक बेंच पे एक एक जाके बच्चा बैठ गया तो मेरी क्लासरूम भर गई बच्चों से, अब और क्षमता नहीं है मेरी क्लासरूम की। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 2 बच्चे खिसक गए और 2 एक्स्ट्रा बच्चे खाली जो जगह हुई थी बेंचेस पे, उस पे आकर के बैठ गए। तो यहाँ पे क्लासरूम की जो क्षमता थी, जो कैपेसिटी थी, वो बढ़ गई थी। इसी कंसेप्ट को आप लगा दो कहाँ? हमारे सॉल्यूशन से केस में। हमें पता है कि सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाकर के डिसॉल्व हो जाता है। तो कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चाहिए है कि वो जाकर के डिसॉल्व हो जाए 100 ग्राम ऑफ किसी भी सॉल्वेंट में एट अ गिवन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ताकि क्या बन जाए? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। यानी कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चाहिए है,
वो क्या कहलाती है, हमारे सॉल्यूट की, उस पर्टिकुलर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। देखो वेदर, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन हमसे क्या बोलती है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स which can be dissolved in 100 grams of the solvent। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में जो कि हम डिसॉल्व कर सकते हैं किसमें, 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में एट अ गिवन टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। और वो जो अमाउंट है सॉल्यूट की वो क्या कहलाती है उसकी, वो कहलाती है उसकी सॉल्युबिलिटी इन दैट सॉल्वेंट एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाती है उस सॉल्वेंट पे एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। फाइन, आई होप ये चीज़ आप सभी को समझ में आ रही होगी। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में एग्जाम्पल दिया था कि हमारे पास क्या है, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है और इसमें मैंने आपको बताया था कि 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ नमक डिसॉल्व हो सकता है, यानी कि ये जो वाटर है मेरे पास 100 ग्राम, ये क्या है मेरे सोल्यूशन के लिए एक सॉल्वेंट है और सॉल्यूट क्या होगा मेरे सॉल्यूशन का, नमक होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है कि वो सोल्यूशन मेरा कैसा बन जाए, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए, यानी कि इसके अलावा अगर मैं और सॉल्ट डालना चाहूँ सोल्यूशन में तो वो और सॉल्ट डिसॉल्व ना हो वाटर में, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए कितना नमक का अमाउंट चाहिए है 100 ग्राम पानी में, तो आप बोलोगे मैम 36 ग्राम्स, यही चाहिए है। तो अब ये बताओ कि जो मेरा सॉल्यूट है यानी कि मेरा जो सॉल्ट है इसका कितना अमाउंट लगा है सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में, आप बोलोगे 36 ग्राम। तो एग्जैक्टली सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या है, यही 36 ग्राम है। भाई सॉल्युबिलिटी क्या होती है, किसी भी सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट होता है, ठीक है, क्वांटिटी होती है सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूट की, कि कितनी क्वांटिटी लगी है सॉल्यूट की किसी भी सॉल्यूशन को एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए एट अ गिवन टेम्परेचर, एक 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के लिए। तो हमने बोला कि एक सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, नमक का सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन हम बना रहे हैं जिसमें हमने सॉल्ट लिया है, जिसमें हमने सॉल्यूट लिया है सॉल्ट और सॉल्वेंट लिया है हमने पानी। पानी कितना लिया है, 100 ग्राम पानी लिया है। अब इस 100 ग्राम पानी में मैक्सिमम कितने अमाउंट का नमक डिसॉल्व हो सकता है कि हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन क्या बन जाए, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। किस टेम्परेचर पे बन जाए, एट अ रूम टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। कितना अमाउंट, तो आप बोलोगे 36 ग्राम। और ये अमाउंट क्या होगा हमारे सॉल्ट का, ये सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। ये सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी है किस पे, इन दैट सॉल्वेंट एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये इन दैट सॉल्वेंट का क्या मतलब होता है भाई, जैसे कि मैंने बोला कि अब ज़रूरी नहीं है कि 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम सॉल्ट मैक्सिमम जो है ना डिसॉल्व हो सकता है, यानी कि इसके बाद में अगर आपने 36 से ज़्यादा 37 ग्राम सॉल्ट भी अगर आपने डाल दिया तो 100 ग्राम पानी के कंटेनर में नीचे जा कर के 1 ग्राम सॉल्ट सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर इस 100 ग्राम पानी में मैं नमक, शक्कर डालना चाहूँ, शुगर डालना चाहूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि शुगर का भी मुझे सेम अमाउंट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर केवल 36 ग्राम नमक डिसॉल्व हो रहा है पानी में तो शक्कर भी 36 ग्राम ही डिसॉल्व होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पोटेशियम नाइट्रेट होता है एक, पोटेशियम नाइट्रेट को जब हम एक सॉल्यूट की फॉर्म में लेंगे तो 32 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कंप्लीटली डिसॉल्व हो सकता है इस 100 ग्राम पानी में एट अ रूम टेम्परेचर। यानी कि अगर आपने 33 ग्राम ले लिया पोटेशियम नाइट्रेट का तो वो पानी में एक्स्ट्रा 1 ग्राम डिसॉल्व नहीं होगा। तो एक सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या है, ये सॉल्यूट पे ही डिपेंड करती है ये चीज़ें, ठीक है, कि सॉल्यूट कैसा है। जैसे कि हमने क्लासरूम का एग्जांपल लिया था कि क्लासरूम में कितने बच्चे आ पा रहे हैं ये बच्चे खुद डिसाइड करेंगे, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकती, ना ही नंबर ऑफ बेंचेस डिसाइड कर सकती हैं। सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट आ रहा है ये खुद सॉल्यूट डिसाइड करेगा। हमें तो किससे मतलब है, हमें तो एक गिवन टेम्परेचर से मतलब है, रूम टेम्परेचर से मतलब है, और साथ ही साथ हमें 100 ग्राम सॉल्वेंट से मतलब है कि 100 ग्राम पानी में
36 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट भी आ सकता है, और इसके अलावा 100 ग्राम पानी में आप 32 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट भी डिसॉल्व कर सकते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो ये सॉल्यूट ने डिसाइड किया, सॉल्यूट पर डिपेंड था कि कितना 100 ग्राम पानी में वो डिसॉल्व हो पा रहे हैं। तो 36 ग्राम सॉल्युबिलिटी किसकी हो गई, हमारे नमक की हो गई, और 32 ग्राम सॉल्युबिलिटी किसकी हो गई, पोटेशियम नाइट्रेट की हो गई। कि इतना अमाउंट वो पानी में 100 ग्राम पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए एट द रूम टेम्परेचर। सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि शुगर और सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी होती है पानी में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अल्कोहल। हमने, आपको याद है प्रीवियस सेशन में एक्वस और नॉन एक्वस सोल्यूशन पढ़ा था। एक्वस सोल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि जब देखो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस जो हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, इसलिए पानी को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। भाई जब कोई कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट में आकर के डिसॉल्व होता है तो जिस चीज़ में डिसोल्यूशन हो रहा है, जिस कंपोनेंट में हो रहा है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो पानी में हम बोलते हैं कि अधिकतर चीज़ें क्या होती हैं, सॉल्युबल होती हैं, इसलिए पानी को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। कोई भी अगर हमें सॉल्यूशन बनाना है तो हम पानी को आँख बंद करके एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनको पानी में डिसॉल्व होना पसंद नहीं है, तो ऐसे सब्सटेंसेस का अगर हमें सॉल्यूशन बनाना है तो हमें पानी की जगह कुछ और लिक्विड्स लेने पड़ेंगे एज अ सॉल्वेंट, जैसे कि बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया। तो उन सॉल्यूशंस में जब पानी को यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्यूशंस को हम एक्वस सॉल्यूशंस कहते हैं। और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस कौन होंगे, वो सॉल्यूशंस जहाँ पे हमने पानी की जगह एज अ सॉल्वेंट कोई और ही लिक्विड लिया है, ईथर ले लिया, बेंजीन ले लिया या अल्कोहल ले लिया। आयोडीन टिंचर उसी का एग्जाम्पल है। आयोडीन पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाता है, उसे कुछ और चाहिए डिसॉल्व होने के लिए, इसलिए आयोडीन टिंचर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अल्कोहल को लेते हैं एज अ सॉल्वेंट और उसके अंदर आयोडीन को हम डिसॉल्व करते हैं। तो हमने देखा कि शक्कर और पानी जो है बहुत ही रेडिली डिसॉल्व हो जाते हैं, किसमें, शक्कर और नमक जो है वो रेडिली डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में। और वहीं अगर हम इनको अल्कोहल में घोलने की कोशिश करें तो वहाँ पे उतने अच्छी तरीके से ये डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। यानी कि शक्कर और नमक की जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा होती है किसमें, पानी में। ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट डिसॉल्व हो सकते हैं पानी में एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। वहीं अगर मैं इन नमक और शक्कर को अल्कोहल में घोलने की कोशिश करूं तो हो सकता है 1 या 2 ग्राम ही शक्कर और नमक जाकर के डिसॉल्व हो पाए अल्कोहल में। और यहाँ तो देखो नमक तो 36 ग्राम्स डिसॉल्व हो सकता है केवल 100 ग्राम ऑफ पानी में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सभी को सॉल्युबिलिटी का मतलब समझ में आ रहा होगा। सॉल्युबिलिटी को हम, किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, ग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। ग्राम्स में हम मेजर करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 36 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, और आप इसको केल्विन में भी बोल सकते हैं 293 केल्विन। देयरफॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कॉमन सॉल्ट इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 36 ग्राम। जब भी आप किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बताओगे ना तो साथ में सॉल्वेंट का नाम ही लिखना। देखो ना, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन में हमने 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट को मेंशन किया है। तो जब भी आप नमक की सॉल्युबिलिटी बताओगे तो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि नमक की सॉल्युबिलिटी आप कहाँ बोल रहे हो, किस सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो, कि अल्कोहल बोल रहे हो, कि ईथर बोल रहे हो, कि बेंजीन बोल रहे हो, कि पानी बोल रहे हो। जैसे कि नमक की यहाँ पे मैंने बात करी है तो नमक की सॉल्युबिलिटी होती है 36 ग्राम्स, लेकिन किस में, तो आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में। किस टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट हम सभी को क्लियर हो गया है। अब हम करते हैं कुछ आगे की बात। आगे की बात क्या है, अब कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जो कि इस सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई 2 फैक्टर्स, वो होते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन जब बनता है तो उसमें होता क्या है, सॉल्यूशन के टाइम पे हम बोलते हैं कि लिक्विड सॉल्वेंट में हम जब कोई सॉलिड डालते हैं
तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट अभी कैसा है, लिक्विड स्टेट में है, तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस होंगी। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम बोलते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं वो बहुत ही कम होती हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो पार्टिकल्स इतने पास पास होते हैं कि उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस ऑलमोस्ट कैसी होती हैं, नेग्लिजिबल होती हैं। वहीं अगर हम बात करें किसकी, लिक्विड स्टेट की, तो लिक्विड में हम बोलते हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में सफिशिएंट इंटर पार्टिकल स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, थोड़े से वीक हो जाते हैं। और फिर गैसेस का तो कहना ही क्या है, गैसियस स्टेट में तो हम बोलते हैं कि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में लग रहे जो इंटर पार्टिकल या जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकेस्ट होते हैं, सबसे कमजोर होते हैं। तो गैस के पार्टिकल्स को कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं, पार्टिकल्स जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं, रैंडम मोशन परफॉर्म करते रहते हैं, और जिस वजह से गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब हम कोई सोल्यूशन बना रहे हैं, सपोज हमारा सॉल्वेंट क्या है, एक लिक्विड सॉल्वेंट है, और उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, एक सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो होगा क्या, लिक्विड सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस होंगी, और इन इंटर पार्टिकल स्पेसेस में, सपोज ये क्या है, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं रेड कलर के, इनके बीच में आपको इंटर पार्टिकल स्पेसेस दिख रही होंगी। अब इसमें मैंने क्या डाल दिया है, एक सॉलिड सॉल्यूट डाल दिया है। तो ये सॉलिड सॉल्यूट क्या करेंगे, इन्हीं इंटर पार्टिकल स्पेसेस के बीच में जाकर के बैठ जाएंगे। ठीक है, ये देखो, ये ब्लू कलर के क्या है, ब्लू कलर के मैंने सॉल्यूट के पार्टिकल्स बनाए हैं। तो ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स कहाँ आकर के बैठ गए, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस थी ना उनके बीच में आकर के बैठ गए, और इसी को हम क्या बोल देते हैं कि जाकर के भाई सॉल्यूट जो है डिसॉल्व हो गया सॉल्वेंट में, इसे हम डिसोल्यूशन की प्रोसेस बोल देते हैं। ठीक है, अब अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, कि लिक्विड सॉल्वेंट में जब सॉलिड सॉल्यूट्स डिसॉल्व होंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है। तो जरा आप खुद सोचो, अगर मैंने क्या किया, इस कंटेनर के नीचे एक बर्नर रख दिया, ठीक है, और बर्नर से हम बोल रहे हैं कि फ्लेम्स निकलने लगी, यानी कि हीट एनर्जी पहुंच रही है कहाँ, हमारे कंटेनर तक। कंटेनर में क्या प्रेजेंट है, कंटेनर में आपके पास सॉल्वेंट है और आपके पास क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट क्या है, अपने सॉलिड स्टेट में है, और सॉल्वेंट क्या है, अपने लिक्विड स्टेट में है। तो जैसे ही हीट एनर्जी इस कंटेनर तक पहुंचेगी, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे ना, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इस हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगेंगे, और जैसे ही सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, क्योंकि सॉल्वेंट अभी हमारा कैसा है, सॉल्वेंट हम बोल रहे हैं कि अभी अपने लिक्विड फेज में है। ठीक है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इस हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे, अब्सॉर्ब करने के कारण उनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने के कारण सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे वो और तेजी के साथ यहाँ वहाँ मूव करने लगेंगे। यह हमने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, फिर वो मैटर चाहे लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे फिर वो चाहे कैसा हो, गैसियस स्टेट में ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट है जो कि अभी अपने लिक्विड स्टेट में है, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जैसे ये हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के कारण सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहाँ वहाँ मूव करने लगेंगे, तेजी के साथ मूव करने लगेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे, और जहाँ ये आपस में दूर दूर हुए, इनके बीच की जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं वो भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जहाँ इंटर पार्टिकल स्पेसेस हम बोलते हैं कि इंक्रीज हुए, तो आप समझ लो कि और सॉल्यूट के पार्टिकल्स को जगह मिल जाएगी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की। सॉल्यूट डिसॉल्व कैसे हो पा रहा था सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं उसको जाकर के सॉल्यूट के पार्टिकल्स यूटिलाइज कर रहे थे,
ऑक्यूपाई कर रहे थे। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमने बोला कि टेम्परेचर बढ़ा देने से सॉल्वेंट की पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जिसके कारण उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं वो भी बढ़ गए। तो जगह ही तो बढ़ानी थी हमें, और जहां जगह बढ़ेगी तुरंत वहां पे हम बोलते हैं कि और ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स आकर के जगह घेर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो नहीं बढ़ाया था, सॉल्वेंट का अमाउंट तो बस फिक्स था, हमने क्या करा था, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो इसमें क्या हुआ, अब ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया हमारे सॉल्वेंट में। इसका मतलब क्या, अमाउंट बढ़ गया, मतलब क्या, सॉल्यूट का, सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है सॉल्यूट की, तो अमाउंट, क्वांटिटी, कि आपने कितनी क्वांटिटी ली है सॉल्यूट की 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए, ताकि आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना पाओ एट द गिवन टेम्परेचर। तो वो उस सॉल्यूट की, उस सॉल्वेंट के लिए सॉल्युबिलिटी हो जाती है। जब आप यहाँ पे बोल रहे हो कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस बढ़ गई हैं, यानी कि और ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आ सकता है सॉल्वेंट में सॉल्यूशन को सैचुरेशन के पॉइंट तक ले जाने के लिए, इसका मतलब क्या, अमाउंट बढ़ गया है सॉल्यूट का, यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और एग्जैक्टली यही अफेक्ट होता है टेम्परेचर का ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। जब आप किसी सॉलिड सॉल्यूट को डिसॉल्व करोगे लिक्विड सॉल्वेंट में और टेम्परेचर इंक्रीज करा दोगे तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। पहले अगर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व हो रहा था सैचुरेशन सॉल्यूशन को बनाने के लिए एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ा देने से हो सकता है कि अब 38 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व हो जाए सेम अमाउंट ऑफ पानी में, 100 ग्राम्स ऑफ पानी में। तो यहाँ पे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। When a saturated solution at a particular temperature is heated, it becomes unsaturated. इसका क्या मतलब हुआ कि जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन का हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं उसको हीट करके, तो वो एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। इसका मतलब क्या, हमने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या पढ़े हैं कि वो सॉल्यूशन जो कि अपने अंदर और सॉल्यूट डाल सकते हैं, अभी मैक्सिमम लिमिट तक उनके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट पहुंचा नहीं होता है, तो वो और अपने अंदर सॉल्यूट ले सकते हैं। तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम हीट कर देंगे तो वो एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बढ़ जाएंगी, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बढ़ जाएंगे, यानी कि और सॉल्यूट उसमें आ सकते हैं डिसॉल्व होने के लिए सॉल्वेंट में। This is because the solubility of a substance generally increases with increase in the temperature, and hence the more solute can be dissolved in increasing the temperature. If a saturated solution at a particular temperature is cooled, then some of the dissolved solute will separate out in the form of crystals. याद है हमने आपको कि हमने ये चीज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में भी पढ़ी थी। ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होते क्या है, वो सोल्यूशन जो कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे अपनी कैपेसिटी से ज्यादा सॉल्यूट को ले लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। और जब ऐसे सॉल्यूशंस को कूल डाउन किया जाता है, उनका टेम्परेचर वापस रूम टेम्परेचर पे लाया जाता है, तो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट जा करके डिसॉल्व हो गए थे सॉल्वेंट में, वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में जो है सेपरेट आउट हो जाएंगे, क्रिस्टल्स बन जाते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जब आप किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप उसका टेम्परेचर, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम करोगे ना, तो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व हो गए थे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जाकर के, क्योंकि जब हमने टेम्परेचर कम कर दिया है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है। काइनेटिक एनर्जी के कम होने के कारण वापस से हम बोलते हैं कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पास में आ गए हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहे हैं वो फिर से क्या हो गए हैं, थोड़े से बढ़ गए हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, जिसके कारण पार्टिकल्स के बीच में, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस कम हो गई हैं। तो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट के पार्टिकल्स भरे हुए थे ना, वो बाहर आ जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। So this is because solubility of solute decreases on cooling. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप ये चीज सभी समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रेशर की। टेम्परेचर तो हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर के लिए तो हम बोलते हैं कि
एग्जैक्टली ऐसा कोई इफेक्ट पड़ता नहीं। जब हम बात करेंगे किसकी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स की इन लिक्विड्स, इसका मतलब क्या है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स की, यानी कि हमारे पास अभी सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, और सॉल्यूट क्या है, अभी हमारे पास सॉलिड है। तो जब हम बात करते हैं प्रेशर की, तो एज सच सॉल्यूट के जो सॉल्युबिलिटी है ना इन लिक्विड्स, एज सच कोई फर्क पड़ता नहीं उसकी सॉल्युबिलिटी पे। क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस तो होती हैं प्रेजेंट। सॉलिड्स में तो हम बोलते थे कि पार्टिकल्स इतने पास पास होते हैं कि इंटर पार्टिकल स्पेसेस ऑलमोस्ट कैसी हो जाती हैं, नेग्लिजिबल हो जाती हैं। तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती है, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स पे लगने वाले थोड़े से वीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेसेस भी नहीं होती हैं। तो मैंने वहाँ पे आपको प्रीवियस चैप्टर में कंप्रेसिबिलिटी का एक फैक्टर बताया था कि कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मैटर के पार्टिकल्स को पास पास लेके आना। अब अगर मैं इस पेन के पार्टिकल्स को पास पास लेके आने की कोशिश करूंगी एक प्रेशर को लगा करके, क्या ये पेन के पार्टिकल्स फर्दर पास में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि भाई ये पार्टिकल्स अपने सॉलिड स्टेट में हैं। सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स ऑलरेडी इतने पास होते हैं कि उनके बीच में और पास जाने की गुंजाइश होती ही नहीं है, स्कोप होता ही नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में तो फिर भी पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी बहुत इंटर पार्टिकल स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं, जिसके कारण अगर मैंने प्रेशर लगाया है तो पार्टिकल्स फिर भी क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा तो तब भी कोई प्रेशर का इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं लिक्विड्स पे भी। लिक्विड्स भी बहुत ज़्यादा कोई कंप्रेस नहीं होते हैं। हाँ, तो ये जो पार्टिकल्स को पास पास लाने की जो प्रॉपर्टी होती है बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, इसी को हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो सॉलिड्स तो कंप्रेसिबल होते ही नहीं है, लिक्विड्स बहुत ही थोड़े बहुत होते हैं। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं गैसेस। क्यों? पढ़ाया है ना मैंने आपको, इतने वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं गैस के पार्टिकल्स के बीच में कि पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं। तो अगर आप गैस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करके गैस के पार्टिकल्स को पास पास लाने की कोशिश करोगे तो आप ला सकते हो। इसलिए गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। लीस्ट कंप्रेसिबल, या आप बोल सकते हो कि कंप्रेसिबल होते ही नहीं है सॉलिड्स। इसको मैं कितना भी कंप्रेस करने की कोशिश करूँ नहीं कंप्रेस होगा, टूट भली जाएगा लेकिन कंप्रेस नहीं होने वाला। और लिक्विड्स होती हैं लेकिन बहुत कम लिक्विड्स ही कंप्रेस हो पाती हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रेशर की। तो अगर आपने किसी सॉल्यूशन पे क्या करा है, प्रेशर एक्सर्ट किया है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमको पता है कौन है, लिक्विड है, तो आप कर क्या रहे हो, आप लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आप सॉल्वेंट के ऊपर, लिक्विड सॉल्वेंट के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इतने ज़्यादा इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस नहीं होती हैं, स्पेसेस नहीं होती हैं कि लिक्विड्स जो है ना पहले यहाँ तक आ रही हैं तो प्रेशर एक्सर्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पहुँच जाए। ऐसा नहीं हो पाएगा। मार्जिनल डिफरेंस आ सकता है लिक्विड्स का प्रेशर के एप्लीकेशन से, प्रेशर बढ़ा देने से। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर बहुत ही मार्जिनल डिफरेंसेस आ सकते हैं लिक्विड्स के अंदर, यानी कि लिक्विड्स बहुत ही कम कंप्रेस हो सकती हैं, लेकिन इतनी भी नहीं हो सकती हैं कि बिल्कुल जो है ना डेंस हो जाए लिक्विड, पानी का शहद बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जाहिर है जब आप प्रेशर बढ़ाओगे लिक्विड्स के ऊपर तो पार्टिकल्स जो हैं ज़्यादा कंप्रेस होंगी नहीं। तो आप बोल सकते हो कि जब ज़्यादा कंप्रेस हो ही नहीं रही हैं, यानी कि लिक्विड के पार्टिकल्स ज़्यादा पास पास आ ही नहीं रहे हैं, उनके बीच की इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत कम हो ही नहीं रही हैं, तो इंटर पार्टिकल स्पेसेस के बीच में जो सॉल्यूट डिजॉल्व्ड हैं, जो सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, उन पे भी ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि लिक्विड्स की अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, तो उसके ऊपर प्रेशर का कोई इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है। भाई हमारे सॉल्यूशन में है क्या, हमारे सॉल्यूशन में लिक्विड है और हमारे पास सॉलिड है। सॉलिड कौन है, सॉल्यूट है। तो सॉलिड्स के लिए तो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि वो कंप्रेसिबल होते ही नहीं है, कितना भी प्रेशर। अब अगर हम बात करेंगे किसकी, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में होता क्या है, सॉल्वेंट होता है लिक्विड स्टेट में और सॉल्यूट होता है अपने सॉलिड स्टेट में। तो इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्रेशर का, इसको हम समझते हैं एक बेसिक एग्जांपल से। सपोज हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या प्रेजेंट है, मेरे पास
पानी प्रेजेंट है, यानी कि ये रेड वाले पार्टिकल्स किसके हैं, पानी के हैं। और इन पानी के पार्टिकल्स के बीच में मैंने क्या करा है, सॉल्ट के, नमक के पार्टिकल्स को मैंने डिसॉल्व कर दिया है। तो ये लो जी, ये रेड वाले पार्टिकल्स किसके हैं, पानी के हैं, और ब्लू वाले पार्टिकल्स किसके हैं, नमक के हैं। अब अगर मैं इस पूरे के पूरे सॉल्ट सॉल्यूशन में, बेसिकली हमने बनाया है क्या, यहाँ पे हमने सॉल्ट सॉल्यूशन ही तो बनाया है, तो अगर हम इस सॉल्ट सॉल्यूशन के ऊपर क्या करें, एक पिस्टल लगा दें और प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश करें, तो आपको क्या लगता है कि प्रेशर एक्सर्ट करने से क्या होगा। भाई लिक्विड के पार्टिकल्स मैंने माना दूर दूर हैं, अभी तो यहाँ पे आपको दूर दिख रहे होंगे क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ इतने दूर भी नहीं होते हैं, पानी के पार्टिकल्स इतने दूर भी नहीं होते हैं कि अगर आप उनके ऊपर क्या करो, प्रेशर लगाने की कोशिश करो तो पिचक के पार्टिकल्स पास पास आ जाएं, पानी का कुछ और ही बन जाए, पानी का जो है ना आइस बन जाए, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप प्रेशर लगाना भी चाहोगे तो एज सच कुछ भी, या बोल सकते हो कि पानी के पार्टिकल्स आपस में बहुत पास पास नहीं आएंगे और ज़्यादा पास नहीं आएंगे। अगर ज़्यादा पास आ रहे होते तो क्या होता, ये जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो सॉल्ट के पार्टिकल्स डिसॉल्व है ना, वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में जो है बाहर निकल आते। तो जब पानी के पार्टिकल्स प्रेशर के एप्लीकेशन से पास आ ही नहीं रहे हैं, तो उन पार्टिकल्स के बीच में जो सॉल्ट के पार्टिकल्स डिसॉल्व हैं उन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्युबिलिटी है हमारे नमक की पानी सॉल्वेंट में, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। और एग्जैक्टली यही होता है जब हम बात करते हैं सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन की, जहाँ पे हम अपने सॉल्वेंट को लिक्विड स्टेट में लेते हैं और सॉल्यूट को सॉलिड स्टेट में लेते हैं, तो प्रेशर का एज सच कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। टेम्परेचर पे पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा देने से सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है उस पर्टिकुलर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में वो बढ़ जाएगी, लेकिन प्रेशर के एप्लीकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम कर लो बढ़ा लो कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसकी, हमारे नेक्स्ट सोल्यूशन की। ये तो अभी हमने सॉलिड एंड लिक्विड सोल्यूशन हम ले रहे थे, अब हम बात करते हैं किसकी, गैस एंड लिक्विड सोल्यूशन, यानी कि हमारी एरिएटेड ड्रिंक्स। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया है कि किस तरीके से एरिएटेड ड्रिंक्स बनती हैं, जो हम कोको कोला पेप्सी पीते हैं। फ्लेवर्ड वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करवाने की कोशिश करी जाती है, इसीलिए जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक्स का कैप खोलते हैं, बॉटल की कैप खोलते हैं, तुरंत जो है ना आपको एक फिज बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। फिज में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुसाने की कोशिश करी होती है लिक्विड में, वो लिक्विड सॉल्वेंट में या पानी में, फ्लेवर्ड वाटर में, वो बाहर निकल के आ जाती है, तो आपको फिज निकलता हुआ बाहर दिखाई देता है। तो अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, इन पे क्या असर पड़ता है टेम्परेचर और प्रेशर का, तो हम कैसे बोल सकते हैं भाई, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया ऐसे सॉल्यूशन का, तो सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस की इन लिक्विड्स कम हो जाती है। अब ये है एक हैरानी वाली बात, अभी जब हमने सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल पढ़ा था तो वहां हमने देखा था कि टेम्परेचर बढ़ा देने से सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी गिवन सॉल्वेंट में इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज हो जाती है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बन जाती हैं, ज़्यादा स्पेसेस यानी कि ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्यूशन तो ये भी था, सॉल्वेंट तो इसमें भी है, सॉल्यूट तो इसमें भी है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ा देने से सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो ज़रा ध्यान से देखो ना, ये वाला सॉल्यूशन है कौन, इस वाले सॉल्यूशन में सॉल्यूट हमने एक गैस को लिया है। गैस के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज अभी अभी हमने डिस्कस करी है कि गैस के पार्टिकल्स के ऊपर किसी का कोई भी कंट्रोल होता ही नहीं है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट होते हैं, गैस के पार्टिकल्स को जहां जाना है वो वहां पे जा सकते हैं, रैंडम मोशन परफॉर्म करते रहते हैं, जिसके कारण गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, आप बोल सकते हो कि जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो अगर आपने एक गैस इन लिक्विड सोल्यूशन लिया है, यानी कि आपने क्या लिया, पानी लिया, उसमें आपने थोड़ी सी गैस को जो है ना भरने की कोशिश करी, और अगर आपने इस सोल्यूशन को हीट कर दिया, तो हीट करने से पता है क्या होगा, जो आपने गैस ली है ना एज अ सॉल्यूट, उस गैस के पार्टिकल्स इस हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेंगे, और अब्सॉर्ब करने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि वो जो है ना सॉल्यूशन से बाहर ही निकल जाएंगे।
बड़े मुश्किल से तो हमने क्या किया था, बड़े मुश्किल से हमने सॉल्वेंट में गैस के पार्टिकल्स को इनकॉर्पोरेट किया था, उसके अंदर डाला था, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में गैस के पार्टिकल्स को इनकॉर्पोरेट किया था। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो गैस के पार्टिकल्स हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेंगे और अब्सॉर्ब कर लेंगे, जिसके कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड्स को तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद चले जाएंगे एयर में, उड़ जाएगी हवा। तो इनिशियली अगर मैं आपसे एग्जाम्पल के लिए आपको समझाना चाहूँ कि इनिशियली अगर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में सबसे पहले 2 ग्राम गैस क्या थी, इनकॉर्पोरेटेड थी। ये गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल देख रहे हैं कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में 2 ग्राम, सॉल्वेंट कैसा है भाई हमारा, लिक्विड सॉल्वेंट है, ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट है हमारा। तो अगर इस 100 ग्राम लिक्विड सॉल्वेंट में इनिशियली अगर 2 ग्राम गैस इनकॉर्पोरेटेड थी, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद पता है क्या होगा, ये जो गैस है ना ये चली जाएगी एयर में, एस्केप कर जाएगी, जिसके कारण सॉल्युबिलिटी गैस की कम हो जाएगी। यानी कि हो सकता है कि इसके बाद आपके पास आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर 100 ग्राम लिक्विड सॉल्वेंट के पास केवल 0.5 ग्राम गैस ही रह जाए, बाकी की 1.5 ग्राम गैस उड़ जाए। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी गैस की कम हो गई है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट, सॉल्यूट का अमाउंट। तो इनिशियली अमाउंट गैस का ज़्यादा था, 2 ग्राम था, और बाद में कितना रह गया, आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर केवल 0.5 ग्राम, यानी कि गैस की सॉल्युबिलिटी सोल्यूशन में कम हो गई। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टेम्परेचर को, हीट को अब्जॉर्ब करके काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज हो जाती है और वो खुद एयर में एस्केप कर जाते हैं, भग जाते हैं। तो सॉल्वेंट में जो सॉल्युबिलिटी है, जो अमाउंट है गैस का, वो कम हो जाता है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें किसकी, प्रेशर की, देखो एक बार ये भी देख लो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। हाँ, उल्टा भी हो सकता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाने पे गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम कर रहे हो, तो टेम्परेचर को कम करके आप सॉल्युबिलिटी बढ़ा भी तो सकते हो ना। टेम्परेचर को कम करने से क्या होगा कि हमारे गैसियस सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, टेम्परेचर को कम कर देने से गैसियस सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जिसके कारण पार्टिकल्स जो है ना पास आ जाएंगे, और जैसे ही पास आ जाएंगे उनके बीच में जो लग रहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और जैसे ही बढ़ जाएगी तो हम बोलते हैं कि अब ज़्यादा गैसियस सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो पाएंगे। पहले तो गैसियस सॉल्यूट के पार्टिकल्स कंट्रोल में ही नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर कम किया तो ज़्यादा से ज़्यादा गैसियस सॉल्यूट के पार्टिकल्स लिक्विड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में इनकॉर्पोरेट होने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए बोला गया है ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, जो सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस की इन लिक्विड्स वो इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर कंटेन्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। वाटर के पास क्या होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है। जब वाटर को बॉयल किया जाता है तो सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस की इन वाटर वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि एक्सेस ऑक्सीजन जो है वो एस्केप कर जाती है एयर में इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, ठीक है। तो टेम्परेचर का इम्पैक्ट आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रेशर की। तो ये चीज़ तो आपने खुद ही ने कई बार एक्सपीरियंस करी होगी कि जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक या अपनी एरिएटेड ड्रिंक्स के बॉटल की कैप खोलते हो, फिज बाहर निकल आती है। फिज बाहर निकलने का क्या मतलब है कि जो गैस भरी हुई है बॉटल के अंदर वो बाहर निकल आई। गैस बाहर कैसे निकल आई, जब आपने कैप हटाई है, बॉटल का ढक्कन जब आपने हटाया है तब गैस बाहर निकली है। बॉटल के ढक्कन को हटाने से हुआ क्या, बॉटल के ढक्कन को हटाने से जो प्रेशर बनाया हुआ था ना वो कम हो गया। तो जैसे ही प्रेशर कम हुआ, जो गैस लिक्विड के अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी थी उस पर जैसे ही प्रेशर कम हुआ, जैसे ही उसको मौका मिला, गैस के पार्टिकल्स आप बोल सकते हो कि एक दूसरे से दूर दूर हो गए और बाहर निकल आए। और अगर हम इसका उल्टा करें
कि अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया है तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गैस पार्टिकल्स जो होंगे वो पानी के पार्टिकल्स में घुसेंगे, इनकॉर्पोरेट होंगे, और यही इम्पैक्ट होता है गैस इन सॉलिड सॉल्यूशंस में प्रेशर का। जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं सॉल्यूशन में तो गैस, जो गैसियस सॉल्यूट है, गैसियस सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा गैसियस सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड सॉल्वेंट में आने की कोशिश करेंगे। और जहाँ हमने प्रेशर कम कर दिया, यानी कि हमने थोड़ी सी उनको फ्रीडम दे दी, तो जैसे ही प्रेशर कम होगा तुरंत गैसियस सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या करेंगे, हवा में उड़ जाएंगे। तो जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा गैसियस सॉल्यूट के पार्टिकल्स लिक्विड सॉल्वेंट में आ रहे हैं, यानी कि सॉल्युबिलिटी गैसियस सॉल्यूट की बढ़ रही है, और इंक्रीजिंग द प्रेशर सॉल्युबिलिटी भी गैस की इन लिक्विड इंक्रीज हो रही है। और जैसे ही आपने प्रेशर रिलीज किया, बॉटल का ढक्कन जैसे ही खोला, गैस बाहर निकल आई। बॉटल के ढक्कन को हमने खोला क्यों, क्योंकि हमें प्रेशर कम करना था ना, हमने प्रेशर कम कर दिया। सो ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर, गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी इन लिक्विड सॉल्वेंट वो डिक्रीज हो जाती है। The solubility of gases in liquids, however, increases on increasing the pressure and decreases on decreasing the pressure. For example, during manufacturing of cold drinks, carbon dioxide is dissolved in water under pressure. जब कोल्ड ड्रिंक्स बनाई जाती है ना, तो जो फ्लेवर्ड वाटर होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को जब डिसॉल्व कराया जाता है ना, तो वो अंडर प्रेशर किया जाता है। प्रेशर से ही क्या होता है कि गैस के पार्टिकल्स पकड़ में आते हैं, और प्रेशर के साथ ही उनको फ्लेवर्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व कराया जाता है। However, when a bottle of soft drink is opened, the pressure inside it decreases. जैसे कैप खोला, प्रेशर कम हो गया, तो सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की भी कम हो जाती है। सो द एक्सेस डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड भी एस्केप कर जाती है एयर में इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। फिज निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। इस इमेज में भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये ब्लैक कलर के पार्टिकल्स क्या हैं भाई, ये ब्लैक कलर के पार्टिकल्स हम बोल रहे हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स थे, यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे, ठीक है। अब इनके बीच में इनिशियली हम बोलते हैं कि 2-3 गैसियस सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिसॉल्व थे, बाकी देखो उड़ रहे हैं हवा में। लेकिन जैसे ही हमने पिस्टन को दबाया, प्रेशर को क्या किया, बढ़ा दिया, जिसकी वजह से अब ज़्यादा गैसियस सॉल्यूट के पार्टिकल्स हमारे लिक्विड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में आकर के डिसॉल्व हो गए। काइनेटिक एनर्जी कम हो गई ना, प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी गैसियस सॉल्यूट के पार्टिकल्स की कम हो गई, पास पास आ गए। कहाँ आ गए, तो लिक्विड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में आ गए, कंप्रेस हो गए। बेसिकली हम प्रेशर जब लगाते हैं तो चीज़ें कंप्रेस होती है ना, और गैसेस तो हाईली कंप्रेसेबल होती हैं, तो गैस क्या हो गई है, कंप्रेस हो गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस के पार्टिकल्स आ गए कहाँ, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो अब एक काम करते हैं, अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसको हम कर लेते हैं फटाफट से रिवाइज। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था आज के इस सेशन में कि भाई सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है। सॉल्युबिलिटी हम बोलते हैं कि ये अमाउंट होता है, ये क्वांटिटी होता है किसका, एक सॉल्यूट का, कि कितने अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में सॉल्यूट प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, तो 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। किस टेम्परेचर पे प्रेजेंट है, तो गिवन टेम्परेचर पे, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, सोल्यूशन को सैचुरेटेड बनाने के लिए। तो एक सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बनाने के लिए मैक्सिमम कितने अमाउंट या क्वांटिटी की सॉल्यूट चाहिए है इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में एट अ गिवन टेम्परेचर, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उस अमाउंट, उस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को हम क्या कहते हैं, उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहते हैं। कि हाँ भाई सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कितनी है, इतने ग्राम्स की है, इतने अमाउंट में है। 100 ग्राम पानी में केवल 36 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट ही डिसॉल्व हो सकता है, यानी कि 100 ग्राम पानी 36 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट को अपने आप में डिसॉल्व करने के बाद में क्या बन जाएगा, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। इसके बाद में अगर आपने 1 ग्राम और नमक डालने की कोशिश करी है तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, इट रिमेन्स अनडिसॉल्व्ड, वो नीचे जाकर के सेटल हो जाएगा 1 ग्राम पानी। तो यहाँ हमने बोला कि कितना अमाउंट लगा नमक का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए 100 ग्राम पानी में, तो आपको जवाब होना चाहिए 36 ग्राम्स। और यही 36 ग्राम्स क्या है, हमारे नमक की सॉल्युबिलिटी है।
एक क्लासरूम में कितने बच्चे आ सकते हैं वो डिपेंड करेगा बच्चों की हेल्थ पे, ना कि नंबर ऑफ बेंचेस पे। बच्चे मोटे हैं तो एक बेंच पे केवल एक ही बैठ पाएगा, तो क्लासरूम की कैपेसिटी केवल 30 होगी। लेकिन अगर बच्चे पतले हैं तो एक बेंच पे 2 भी बैठ सकते हैं, तो क्लासरूम की कैपेसिटी 30 से ज़्यादा हो जाएगी। तो एक आप बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट आ रहा है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सॉल्यूट के ही ऊपर। जैसे कि 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम्स ऑफ नमक आ सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूं पोटेशियम नाइट्रेट की, तो पोटेशियम नाइट्रेट 100 ग्राम पानी में सिर्फ 32 ग्राम्स ही आ सकता है। नमक आ रहा था 36 ग्राम, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, और पोटेशियम नाइट्रेट कितना आया 32 ग्राम्स। सॉल्वेंट उतना ही है, 100 ग्राम पानी ही है। तो 100 ग्राम पानी में कितना सॉल्यूट आ रहा है कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए, वो डिपेंड करेगा सॉल्यूट पे। अगर पोटेशियम नाइट्रेट है तो 32 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट में 100 ग्राम पानी क्या कर लेगा, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेगा। और अगर नमक ले रहे हैं तो 36 ग्राम चाहिए है। और अलग अलग सॉल्यूट की अलग अलग सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी अलग होती है, इसलिए जब भी आप किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बताओ तो ये मेंशन करना कि आप कौन से सॉल्वेंट में बता रहे हो। जैसे कि नमक की सॉल्युबिलिटी 36 ग्राम से, तो कहाँ है, तो आपको बताना पड़ेगा इन वाटर एट रूम टेम्परेचर या एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्योंकि हमने देखा है कि पानी में नमक और शक्कर अलग तरीके से डिसॉल्व होते हैं। नमक और शक्कर की पानी में सॉल्युबिलिटी अलग होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एल्कोहल। पानी हो सकता है, नमक हो सकता है कि 36 ग्राम डिसॉल्व हो रहा हो पानी में, एल्कोहल में जाकर के केवल 5 ग्राम डिसॉल्व हो। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप सॉल्युबिलिटी अगर बता रहे हो अपने सॉल्यूट की तो किस में बता रहे हो। हर जगह 36 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट जाकर के सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बना सकता हर सॉल्वेंट के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद में सॉल्युबिलिटी पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं उसको, जैसे कि टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर हम बात करें सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन की, जहाँ पे हमारा सॉल्वेंट क्या है, एक लिक्विड है, सॉल्यूट क्या है, एक सॉलिड है, तो वहाँ पे टेम्परेचर का इम्पैक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी, क्योंकि लिक्विड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस बढ़ जाएंगी, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और जैसे ही सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बढ़ी, ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आकर के डिसॉल्व हो सकते हैं। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स इंक्रीजेस। और अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर का एज सच इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड्स दोनों ही ज़्यादा कम, सॉलिड तो होते ही नहीं है, वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और लिक्विड्स के लिए भी हम बोलते हैं कि लिक्विड्स के ऊपर भी एज सच कोई प्रेशर का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि प्रेशर लगा दिया तो लिक्विड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेसेस थी वो बहुत ही कम हो गई, जिसके कारण जो सॉल्ट पार्टिकल्स उसमें डिसॉल्व थे वो बाहर निकल आए क्रिस्टल के फॉर्म में। ऐसा नहीं होगा। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें किसकी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, तो हाँ, टेम्परेचर का इफेक्ट भी आएगा और प्रेशर का भी आएगा। टेम्परेचर को बढ़ा देने से गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड्स में वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे उनकी टेम्परेचर बढ़ता है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और वो हवा में बाहर निकल आते हैं बबल्स के फॉर्म में। तो लिक्विड सॉल्वेंट में बहुत ही कम अमाउंट ऑफ गैस रह जाती है, इसलिए सॉल्युबिलिटी हमेशा ध्यान रखना कि सॉल्युबिलिटी एक वैल्यू होती है, एक क्वांटिटी है, एक अमाउंट है सॉल्यूट का। और अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर बढ़ाने से तो सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड्स में इंक्रीज होगी ही होगी। एरिएटेड ड्रिंक्स में जब फ्लेवर्ड वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड भरनी होती है ना, तो हाई प्रेशर में भरनी होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैस जो है लिक्विड में जा कर के डिसॉल्व हो जाए। और जैसे ही आपने प्रेशर रिलीज़ किया गैस निकल गई बाहर, क्योंकि प्रेशर आपने कम कर दिया है। प्रेशर कम किया, गैस निकल गई बाहर और सॉल्युबिलिटी गैस की इन लिक्विड्स कम हो गई। तो भाई आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट सेशन में करेंगे कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस हमारे इस चैप्टर के। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।